Hello students, myself नितिन सिंह फ्रॉम चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया। आज मैं डीलेड सेकंड ईयर पाठ्यक्रम से या 7 सब्जेक्ट कोड के अंतर्गत यूनिट सेकंड में सीखने के लिए योजना कैसे बनाएं के कुछ बिंदुओं के बारे में जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, छूटा हुआ था, उसे कंप्लीट करेंगे आज। उसी कड़ी में देखते हैं कि सीखने की योजना बनाने के लिए किन किन बिंदुओं की आवश्यकता होती है, योजना कैसी बनाई जाए कि बच्चे सहज भाव में सीख लें। इन सब बातों को हमको चर्चा कर रहे थे। हम लोगों ने देखा था कि हम योजना बनाए सीखने के लिए। सीखने की योजना बनाने के लिए पहला सिद्धांत हमने देखा था कि योजना ऐसी होनी चाहिए कि छात्रों का क्रम बच्चों के विकास स्तर से मेल खाता हो। पढ़ाने का क्रम हम बच्चे को इस सीक्वेंस में, इस क्रम में पढ़ाएं, इस अनुरूप शिक्षण कार्य करें पाठ्यपुस्तक में, उनके विकास के स्तर से मेल खाता हो। जिससे हमने इस एग्जाम्पल भी दिया था। प्राथमिक स्तर में हिंदी के रूप में एग्जाम्पल दिया था। प्राथमिक स्तर में हम वही कबीर के दोहे को भावार्थ समझते हैं। माध्यमिक स्तर पर उसी कबीर के दोहे को हम संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य तमाम बात को सीखते हैं। वही हम कबीर के दोहे को जब उच्च शिक्षा करते हैं में जाते हैं, शोध कार्य जैसे करते हैं, तो चिंतन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। तो ये लेवल ऑफ टीचिंग हुआ। उस स्तर के बच्चे थे। प्राथमिक स्तर के बच्चे थे तो इनका उद्देश्य केवल उसका अर्थ जानना था, भाव जानना था, उसका अर्थ व्याख्या माध्यमिक स्तर तक हुआ। उसकी क्रिटिकल एनालिसिस करना उच्च स्तरीय शिक्षा का उद्देश्य रहा। तो इस प्रकार से गणित सीखने में बच्चों के विकास क्रम की बात कहा गया था। पढ़ाने का क्रम ऐसा होना चाहिए कि बच्चों के विकास के क्रम से स्तर से मेल खाता हो और बच्चा धीरे धीरे उस अंकगणितीय संख्याओं को धीरे धीरे सहज सीख लेता था। इसके बाद हम एक पॉइंट और पढ़े थे। कल हम देखे थे बच्चों को सीखने के लिए ऐसे मौके मिले जिनके जरिए से वे गणितीय अवधारणाओं को अपनी समझ बना सकें। मतलब कि सीखने के ऐसे मौके बच्चों को दिए जाएं कि हमारी योजना ऐसी बने, हमारी योजना में ये बात अवश्य समाहित हो कि बच्चों को सीखने के ऐसे मौके दिए जाएं जिनके जरिए से वे गणितीय अवधारणाओं को समझ आसानी से बना सकें। जैसे कि कक्षा 1 के बच्चों को ऐसे इबारती सवाल दिए जा सकते हैं जिनका जवाब देने के लिए उन्हें छोटे जोड़, घटा, गुणा, भाग का उपयोग करना पड़े। इससे बच्चों को अपनी समझ बनाने के बहुत मौके मिलते हैं। इसका मतलब इबारती टाइप के प्रश्न का मतलब मिसलेनियस क्वेश्चंस, जिसमें सभी विविध, हम इबारती टाइप के प्रश्न के बारे में चर्चा आप लोगों से कर चुके हैं पिछले वीडियो में, पहले की वीडियोज में। तो उसी की कड़ी में हम आगे समझते हैं कि जब इबारती टाइप के सवाल होते हैं, इबारती टाइप के प्रश्न होते हैं, तो उसमें हम जब मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन बच्चों को देते हैं जिसमें जोड़, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन्स, मैथमेटिकल से जो ऑपरेशंस होते हैं जिनका उपयोग बच्चा को करना पड़ता है स्वयं, इससे बच्चों में अपनी समझ बनाने के बहुत अच्छे मौके मिलते हैं। इससे बच्चे को समझ बनाने में बहुत उपयोगी, हेल्पफुल होता है। और साथ ही साथ बच्चे जो कुछ अपनी तार्किक सोच से समझ गए हैं उसे व्यक्त जरूर करें। बालक को ऐसा मौका दिया जाए को जो चीज़ें समझ गए हैं, स्पष्ट हो चुकी है उनके मन मस्तिष्क में, उनको तार्किक सोच के द्वारा उसे उनको प्रेजेंट करें, व्यक्त करें और उन्हें सही जवाब जल्द से जल्द ढूंढने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। वो जल्द सही क्वेश्चन लगा दें, सही क्वेश्चन सॉल्व कर दें।
गलतियां करके सीखना हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट यूनिट में। गलतियां भी सीखने का एक अभिन्न हिस्सा है। हम किसी कार्य को गलती करके सीखते हैं तो इसका मतलब कि वो सीखना अस्थायी है। सीखना इतना आवश्यक नहीं है जितना कि गलतियां करना। गलतियां करना सीखने की प्रक्रिया का पहली कड़ी है, ऐसा कहा गया। इसलिए बच्चे को सटीक तुरंत हल करने के लिए मजबूर न करें। बच्चे को ऐसे अवसर दें कि उसको हल ढूंढने, सही जवाब ढूंढने का उचित अवसर मिले। उचित प्रश्न पूछकर उन्हें धीरे धीरे जवाब की ओर ले जा सकते हैं। अर्थात बच्चों को अमूर्त अवधारणाओं के विकास से मूर्त उदाहरणों की सहायता प्रदान करें। अमूर्त अवधारणा मतलब कि जो अवधारणा से वो अपरिचित हैं, जिसको हम समझा नहीं सकते। जो अमूर्त उदाहरण का मतलब जो उनको पता है, जो ज्ञात चीज़ें हैं उससे हम अज्ञात बातों को समझाने का प्रयास करेंगे। या इजलाई ज्ञात से अज्ञात की तरफ शिक्षण विधि का उपयोग करके हम अपना योजना का निर्माण करते हैं। हमारी पाठ्य योजना ऐसी होनी चाहिए। हम अपनी पाठ्य योजना का निर्माण ऐसा करें जो बच्चों को सीखने के ऐसे मौके प्रदान करे, इनके जरिए से गणितीय अवधारणाओं को अपनी समझ बना सकें। ठीक, नेक्स्ट उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट, हम पॉइंट्स किस पे चर्चा कर रहे हैं? हम पॉइंट चर्चा कर रहे हैं योजना बनाने। हम योजना कैसे बनाएं, एक योजना कैसे बनाएं, उसके कुछ बिंदुओं के बारे में चर्चा आप लोगों से कर रहे हैं। बच्चों को कुछ पहले से जानते हैं। बच्चे जो कुछ पहले से जानते हैं उसे आधार मानकर आगे बढ़े। इसका मतलब उनके पूर्व ज्ञान को हम क्या माने? बेस माने। हमारी योजना ऐसी होनी चाहिए, हमारी पाठ्य योजना ऐसी होनी चाहिए। हम पाठ्य योजना का निर्माण ऐसे करें कि बच्चे को पूर्व सीखी हुई बातों को, जो उन्होंने पहले से सीखा है, उसको आधार मान लें, उसको बेस मान लें, उसको सही ज्ञान मान लें। उसी को हम मान करके उनके आगामी उनके ज्ञान की वृद्धि करने वाली बात, उनको कुछ नया सिखाने वाली बात तो हम प्रक्रिया करते हैं जिससे कुछ नया सीखें। उसका मेन आधार पूर्व ज्ञान है, उन्होंने पहले से क्या सीख रखा है। समझते हैं। उदाहरण के लिए बच्चे ठोस के रूप में भिन्न भिन्न संख्याओं को कुछ हद तक समझते हैं। बच्चे को ठोस की बात किया जाए, संख्याओं के बारे में उनके थोड़ा बहुत आइडिया है। संख्याओं को ऑलरेडी पहले से वो जानते हैं। तो हो सकता है प्रतीकों के रूप में भिन्नों से उनका सामना न पड़ा हो, तब भी भिन्न सिखाने के लिए उनको इस तरह की समझ को इस्तेमाल क्यों न किया जाए। भिन्न को सिखाना है, हाँ ऐसा हो सकता है, जैसे वस्तुओं की समझ उनमें बनी हुई है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उनको जब भिन्न का प्रत्येक कंसेप्ट हमारे विद्यार्थियों को दिया गया हो, सिखाया गया हो, तो उस स्थिति में जो भिन्न है उसका कंसेप्ट ठोस वस्तुओं से के रूप में न दिया गया हो, तो उसके लिए हमें कहना चाहिए कि भिन्न का प्रत्यय समझाने से पहले उनको प्रतीकों को सिखाने के लिए इस प्रकार के सामग्रियों का, वस्तुओं का उपयोग किया जाना चाहिए। इसका उपयोग किया जाना चाहिए। ठोस शैली का प्रयोग करके बच्चों को कुछ जानते हैं उसके सामने लाने में मदद मिलेगी। इसके बाद प्रतीकों की कड़ी जोड़ी जाए। जैसे भिन्न की फ्रैक्शन की बात होती है। फ्रैक्शन में हम बच्चे को ये एक एप्पल बना दिया या बाल बना दिया, तो हमने इसको हाफ कर दिया। तो इसका मतलब ये पहले 1 था, ये वाला पार्ट 1/2 हो गया और ये वाला पार्ट 1/2 हो गया, अलग अलग हो गया। अब इसी समझ को हम बच्चे को जब हाफ करके बताएंगे, आधा का प्रत्यय बताएंगे, हाफ करके प्रत्यय बताएंगे, जैसे ये सर्कल पार्ट, तब इनमें समझ में आएगा नहीं ये चीज़ें अलग हैं,
ये चीज़ें अलग हैं। अब जब इनको हमने कहा इसका आधा कर दिया जिसे हम 1/2 के रूप में कर रहे हैं। जब किसी वस्तु का हाफ करने का कंसेप्ट इनमें वस्तुओं को देखकर आ गया तब उसके प्रतीकों को बताया जाए। नहीं स्टूडेंट्स, हम जो हाफ आधे की बात कर रहे हैं उसे 1/2 के रूप में प्रेजेंट करते हैं। इस प्रकार से ठोस वस्तुओं की समझ से संख्याओं के या भिन्नों के प्रतीकों से उनको जोड़ा जाए तो सीखना सहज होगा, स्थायी होगा और छात्र रुचि और आनंददायक रूप से शिक्षण कार्य करेंगे और शिक्षण में रुचि लेंगे और शिक्षण रोचक और आनंदमय हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं। योजना बनाने के लिए हमें एक बिंदु को और ध्यान देना चाहिए। वो बिंदु है किसी गणितीय अवधारणा को लिखित रूप में सीखने से पहले। किसी गणितीय अवधारणा को लिखित रूप में सीखने से पहले सीखने के दौरान बच्चों को उसके बारे में बोलने के मौके मिले। हम बच्चे को कि कोई भी गणित का प्रत्यय अवधारणा समझाने का प्रयास कर रहे हों तो उसके लिए उन्हें लिखित रूप में सीखने से पहले उनको हम ये बताएं, पढ़ाने से पहले सीखने के दौरान बच्चों को उसके बारे में बोलने के मौके दें। मतलब कि जो चीज़ें हम बच्चे को बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, पहले बच्चे को उससे पहले कुछ मौका दें उसके बारे में बोलने के लिए, उनकी अंडरस्टैंडिंग आए। जिसे हम कहते हैं आजकल के समय में टेक्निक के रूप में शिक्षण अध्ययन में विस्तृत सूचना प्राप्त तकनीक। विस्तृत सूचना प्राप्त तकनीक का मतलब कि हम उससे ये आकलन लगाते हैं कि कक्षा में इस प्रत्यय, इस कंसेप्ट को कितने विद्यार्थियों के द्वारा जाना गया है, कितने विद्यार्थी इस बात को समझेंगे, कितने विद्यार्थी इस बात को नहीं समझेंगे। इसको हम थोड़ा एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। विस्तृत सूचना प्राप्त तकनीक, किसी अवधारणा के बारे में विद्यार्थियों को बोलने के मौके दिए जाएं। कोई भी टॉपिक हो जिसको हम बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, मान लेते हैं गणित का ही टॉपिक कोई है और वो टॉपिक है सर्वसमीकाएं। अब हम कक्षा में ब्लैक बोर्ड पे सर्वसमीकाओं के बाद में प्रस्तावना कौशल के बाद जो निकाल के रख दिया सर्वसमीका। अब सर्वसमीका को हम पढ़ाने से पहले उनको हम विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं, विस्तृत सूचना प्राप्त तकनीक वाला प्रश्न। स्टूडेंट्स, छात्रों, आप लोगों में से कितने लोग सर्वसमीका का अध्ययन किया हुआ है या कितने बच्चों को सर्वसमीका के बारे में आइडिया है? इससे क्या होगा, इससे हमें ये पता चलेगा कि हमारे विद्यार्थियों में नवीन ज्ञान कितना है। विद्यार्थियों के ज्ञान का पता अंदाज़ा लगाने के लिए हम इस प्रकार से प्रश्न कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। ये दूसरी बात, हम उस सहज में हो जाएंगे कि हमारी कक्षा, हम जिस कक्षा में अध्ययन कार्य कर रहे हैं उनको जो चीज़ें सिखाएंगे उनके लिए नई रहेंगी कि नहीं रहेंगी। इस प्रकार से हम इसका कंसेप्ट लेते हैं, कुछ विद्यार्थियों से रिव्यू भी लेते हैं। वही बात कहा गया कि गणित अवधारणाओं को लिखित रूप में सीखने से पहले सीखने के दौरान बच्चों से उसके बारे में अधिक से अधिक बोलने के मौके दिए जाएं। जब विद्यार्थियों को उसके बोलने के मौके दिए जाएंगे तो लिखित प्रतीकात्मक से संबंध जोड़ने से पहले बच्चों को मौका मिलना चाहिए। वे गणितीय अवधारणाओं को मौखिक व ठोस रूप में समझ सकें। इससे उनकी गणितीय समझ बेहतर होगी और वे सूत्रों को आँख मूंद कर लागू करने से बच जाएंगे। उनको सूत्रों को हम लर्न नहीं कराएंगे, सूत्र और अभ्यास के द्वारा खुद सीखेंगे। हम उपरोक्त 4-5 बिंदुओं पर हमने जो चर्चा किया, ये इस बात को ध्यान में देकर इसका मूल फंडामेंटल्स बातों को समझकर हम किसी भी योजना का निर्माण करें। अर्थात हम जिन बातों पर चर्चा की इसका निष्कर्ष ये निकला कि
कि हमें योजना के कुछ इस तरह बनानी होगी कि बच्चों को गणितीय सोच कौशलों को विकसित करने में मदद कर सके। इसके लिए उन्हें सीखने के ठोस अनुभव की ज़रूरत है, न कि प्रतीकों के साथ ज़्यादा माथापच्ची करने की। इसका मतलब हुआ कि सिर्फ पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, हमें पाठ्य पुस्तकों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए या पाठ्य पुस्तकों तक सीमित रहकर इसे शिक्षण कार्य नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमें जिन बिंदुओं पर छात्रों की आवश्यकताओं रुचियों को ध्यान में देकर अध्ययन कार्य करना चाहिए, इसके बगैर हमारा शिक्षण कार्य निरर्थक हो जाएगा। आज इस प्रकार से योजना कैसे बनाएं के बाद को हम लोग क्लोज करते हैं। अब आज के लिए इतना ही। कल की कड़ी में हम आप लोगों से सीखने के लिए आकलन सीखने में आकलन क्या है, आकलन क्यों करते हैं, आकलन कैसे करते हैं, इसी के साथ एक बीच वाला यूनिट टॉपिक कैंसिल करेंगे। आपको आकलन की कौन कौन सी विधियां हैं उस टॉपिक को भी हम कवर करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आपके लिए सूचना है, आप इस चैनल को काचा कॉलेज के ऑफिशियली चैनल को भी शेयर लाइक सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक मित्रों तक इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।